नमस्कार। सोफोक्लीज के नाटक इडिपस रेक्स पर मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसको पूरा नाटक को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपके यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड भी एग्ज़ाम होने वाला है तो भी एक बार ड्रामा ज़रूर पढ़ लीजिए, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच क्रिटिक हैज़ प्रेज द ड्रामेटिक क्वालिटीज ऑफ सोफोक्लीज मोस्ट ऑफ ऑल। तो किस क्रिटिक ने सबसे ज़्यादा तारीफ की है सोफोक्लीज की ड्रामेटिक क्वालिटीज़ की? तो एरिस्टोटल ने की है। एरिस्टोटल का पोइटिक्स भी मैंने अपलोड किया है, 20 चैप्टर्स उसके अपलोड किए हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन 5th सेमेस्टर में उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में बहुत ज़्यादा तारीफ की है सोफोक्लीज की और ख़ासकर उसके नाटक इडिपस रेक्स की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टू विच कंट्री डिड सोफोक्लीज बिलोंग। तो सोफोक्लीज किस कंट्री को बिलोंग करता था? कंट्री का नाम तो ग्रीस आएगा, लेकिन किस सिटी स्टेट को बिलोंग करता था या किस पोलिस को बिलोंग करता था, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो एथेंस को बिलोंग करता था। एथेंस एक सिटी स्टेट था यूनान का, ग्रीस का। तो अगर कंट्री पूछा जाएगा तो ग्रीस आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था, टू विच सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस डिड सोफोक्लीज बिलोंग, तब इसका सही जवाब एथेंस यहाँ आता। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन वॉज सोफोक्लीज बॉर्न। सोफोक्लीज कब पैदा हुआ था? तो 496 BC में पैदा हुआ था। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच सेंचुरी डिज सोफोक्लीज बिलोंग टू। तो किस सेंचुरी को बिलोंग करता था? 5th सेंचुरी BC को बिलोंग करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल एथेनियन किंग इन दोज डेज। तो उन दिनों एथेंस का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा कौन था? राजा क्या था? आप ऑरेटर था ये एक महान, और एक आप इसको डिप्लोमेट कह सकते हैं, आप इसको पॉलिटिशियन कह सकते हैं। तो वो पेरिक्लीज था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ सोफोक्लीज। तो फादर सोफोक्लीज के थे सोफिलस। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं, तो मैं सिर्फ कंफर्म करती जा रही हूँ कि ये आंसर सही हैं। कहीं कहीं गड़बड़ भी है, स्पेलिंग्स भी गलत दे रखी हैं, तो वो मैंने सही कर दी हैं आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी प्लेज डिड सोफोक्लीज कंपोज इन ऑल। तो सोफोक्लीज ने कितने नाटक कुल मिलाकर लिखे थे? यहाँ जवाब 120 दिया हुआ है। विकीपीडिया जब आप देखते हैं तो वो उसका कहना है कि मोर देन 120। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ दे रखा है 123, है ना। तो अगर स्पेसिफिक नंबर 123 आता है आपके एग्जाम में तो आप इसको मार्क कीजिएगा, और मोर देन 120 आता है तो उसको मार्क कीजिएगा, और अगर 120 और 123 दोनों आते हैं तो फिर 123 को ही मार्क कीजिएगा, है ना। एग्जैक्ट नंबर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दे रखा है। तो जबकि यहाँ बुक में जो आंसर दे रखा है 120 दे रखा है, 123 तो यहाँ ऑप्शंस में ही नहीं है, तो इसलिए हम 120 को ही मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एज ऑफ सोफोक्लीज व्हेन ही डिफीटेड एस्काइलस एट अ ड्रामेटिक कंटेस्ट। तो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि एथेंस में एक कंटेस्ट हुआ करता था, एक कंपटीशन आप कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, जहाँ नाटककार नाटक लिखते थे और परफॉर्मेंस होती थी उसकी, और फिर विजेता की घोषणा की जाती थी। डियोनीसिया फेस्टिवल होता था, तो उस फेस्टिवल में इन नाटकों का मंचन होता था। तो जिस वक्त सोफोक्लीज ने एस्काइलस को हराया, उससे पहले एस्काइलस बहुत बड़ा मास्टर था ड्रामा के क्षेत्र में। सोफोक्लीज ने 28 ईयर्स की एज में, 28 साल की उम्र में एस्काइलस को हराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमन। ओ सॉरी, ये सवाल छोड़िए, क्योंकि मुझे मैं रीज़न आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये सवाल मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट चार्ज डिड हिज सन लेवल अगेंस्ट हिम। तो हिज सन का मतलब सोफोक्लीज के बेटे ने सोफोक्लीज के खिलाफ क्या आरोप लगाया था। तो सोफोक्लीज का बेटा था, उसने कहा कि पिताजी बूढ़े हो गए, 90 की एज हो गई सोफोक्लीज की, काफ़ी बूढ़ा हो गया।
तो बेटा चाहता था कि सारी धन दौलत पिताजी मेरे हाथ में दे दें, पूरा चार्ज। अक्सर हम कहते हैं ना कलयुग चल रहा है भैया, कलयुगी बेटे ऐसे होते हैं, हर युग में ऐसे बेटे होते आए हैं जो जिनकी नज़र पिताजी की दौलत पर रहती है। तो अनफॉर्चुनेटली इतने महान लेखक का बेटा भी ऐसा ही था, सोफोक्लीस का बेटा, और वो चाहता था कि सारी धन दौलत उसको सौंप दे, और सोफोक्लीस सौंप नहीं रहा था। तो उसने कोर्ट में घसीटा अपने पिताजी को और बोला कि मेरे पिताजी पागल हो गए हैं, इनका दिमाग अब ख़राब हो गया है और ये रुपए पैसे नहीं संभाल सकते, तो पूरा चार्ज मुझे दिया जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से मेंटल डिस्टर्बेंस वाला आरोप सही है, यही आरोप लगाया था उनके बेटे ने। फिर देखिए, हाउ मनी प्लेज ऑफ सोफोक्लीज हैव सर्वाइव्ड इनटू मॉडर्न टाइम्स। तो आधुनिक युग में कितने नाटक हैं सोफोक्लीज के जो सर्वाइव कर पाए हैं, आज भी जीवित हैं हमारे पास? तो केवल 7 नाटक उसके। देखिए 100 सवा 100 उसने नाटक लिखे, 125 नाटकों में से सिर्फ 7 बचे हैं। आगे देखिए, हु प्रेजेस सोफोक्लीज, कौन तारीफ करता है सोफोक्लीज की? दैट हिज नेचुरल गिफ्ट्स वर द रेयरेस्ट दैट नेचर बेस्टोज ऑन मैन, जीनियस एंड ब्यूटी। तो उसके जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं वो रेयरेस्ट हैं, यानी दुर्लभतम हैं, जो कि प्रकृति हम मनुष्यों को देती है। उसकी जो प्रतिभा थी, उसकी जो खूबसूरती थी, वो दुर्लभतम है, ऐसा लिटन ने कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द टीचर दैट इन्फ्लुएंस द ड्रामेटिक कैरियर ऑफ सोफोक्लीज मोस्ट। तो किसकी शिक्षाओं ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया सोफोक्लीज के कैरियर को? तो वो उसका नाम लैम्पस है, लैम्प्रस ने प्रभावित किया। फिर नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी विक्ट्रीज डिड सोफोक्लीज गेट एट द रिलीजियस फेस्टिवल्स बाय हिज ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस। तो कितनी बार जीत हासिल हुई सोफोक्लीज को अपने नाटकों की वजह से? मैंने बताया ना डियोनीसिया फेस्टिवल होता था, पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी किया था। तो उस फेस्टिवल में कितनी बार जीत हासिल हुई सोफोक्लीज की? यहाँ बुक में 18 दे रखा है, 18 बार जीत हासिल हुई, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और विकीपीडिया दोनों का ही कहना है कि 24 टाइम्स उसको जीत हासिल हुई। तो अब दोनों ही ये कह रहे हैं तो हम उन दोनों के साथ जाएंगे, इसलिए हम 24 लिखेंगे। अब यहाँ ऑप्शंस में तो 24 नहीं है, 25 तो दे रखा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 24 अगर यहाँ ऑप्शन होता तो हम उसको लगाते, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 24 ऑप्शन आए तो आप उसको लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ग्रीक ड्रामेटिस्ट हैज़ बीन यूलोजाइज्ड एज द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलिव। तो किस ड्रामेटिस्ट की तारीफ की गई है एज द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलिव कह के? सोफोक्लीज की ही तारीफ की गई है। फिर हु सेज अबाउट द लाइफ ऑफ सोफोक्लीज, कौन कहता है सोफोक्लीज की जिंदगी के बारे में? दैट ही सॉ लाइफ स्टडीली एंड सॉ इट होल, कि वो जीवन को स्टडीली देखता था, मतलब नियमितता से देखता था, कॉन्स्टेंटली देखता था और उसको उसकी पूर्णता में देखता था। लाइफ एज अ होल, पार्ट्स में नहीं देखता था। तो ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोली है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइफ ऑफ सोफोक्लीज। तो सोफोक्लीज की वाइफ का नाम निकोस्ट्रेटा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द एपिटाफ फॉर द टोम्बस्टोन ऑफ सोफोक्लीज। तो सोफोक्लीज की कब्र पर जो पत्थर है ना, जो टोम्बस्टोन है, उसके लिए एपिटाफ किसने लिखा? कब्र के ऊपर एक पत्थर होता है, उस पर जो लाइंस लिखी जाती हैं उसको एपिटाफ बोला जाता है। तो सोफोक्लीज का एपिटाफ सिमियास ऑफ थीब्स ने लिखा था, यानी थीब्स का रहने वाला ये सिमियास था, अच्छा लेखक था और इसने कई लोगों के एपिटाफ लिखे हैं। तो सोफोक्लीज का एपिटाफ भी इसी ने लिखा है। फिर 20th क्वेश्चन देखिए, विच ग्रीक ड्रामेटिस्ट वॉज द लिटरेरी गाइड ऑफ सोफोक्लीज। तो सोफोक्लीज का साहित्यिक पथ प्रदर्शक कौन सा नाटककार था? वो एस्काइलस था। तो गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी कहावत है। तो जिनको ये पद चिन्हों पर चलकर सोफोक्लीज ने नाटक लिखना सीखा, उन्हीं गुरुजी को उसने कई बार हराया। तो एस्काइलस ही थे जिनके पद चिन्हों पर चलकर सोफोक्लीज ने नाटक लिखे और उन्हीं को हराया। तो यहाँ जवाब एस्काइलस होगा। और पता है, बड़ी सुखद अनुभूति होती है जब आपका चेला आपसे आगे निकल जाता है। माता पिता और गुरु, 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी खुशी होती है जब उनके बच्चे उनसे आगे निकलते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो ग्रीक ट्रेजेडी का पिता जनक किसको कहा जाता है? स्काइलस को कहा जाता है। विच वॉज द लास्ट प्ले दैट सोफोक्लीज रोट। तो आखिरी नाटक कौन सा था जो सोफोक्लीज ने लिखा? वो इडिपस एट कोलोनस था। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द एज ऑफ सोफोक्लीज व्हेन ही रोट हिज लास्ट प्ले। तो आखिरी नाटक जब उसने लिखा तो उसकी उम्र कितनी थी? 90 साल थी। यानी ये जो इडिपस एट कोलोनस जब उसने लिखा था तो वो 90 साल का था, और उसी एज में उसके ऊपर मुकदमा उसके बेटे ने चलाया भी था। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ वॉज द लास्ट प्ले प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेज। तो ये वाला जो नाटक है इडिपस एट कोलोनस, उसकी मौत के बाद उसका मंचन हुआ, उसके जीते जी नहीं हुआ। तो उसकी मौत के 5 साल बाद इस नाटक का मंचन हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सोफोक्लीज। थोड़ी सोफोक्लीज की यहाँ स्पेलिंग भी गलत है। टू मॉडर्न ड्रामा। तो आधुनिक नाटक में सोफोक्लीज का योगदान, महानतम योगदान क्या है? वो है ह्यूमनिज्म, यानी मानवतावाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द रियल फादर ऑफ इडिपस। तो अब नाटक के क्वेश्चन शुरू हो गए, और जिन्होंने पढ़ा है इडिपस रेक्स मेरे साथ वो देखेंगे कि यहाँ से चलकर एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब आपको नहीं आता होगा, अगर आपने वो वाले सारे वीडियोस देखे हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस का आप जवाब फटाफट देते जाएंगे कि इडिपस का वास्तविक पिता कौन है? तो लियास है उसका वास्तविक पिता। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हु ब्रिंग्स अप इडिपस एज हिज फोस्टर सन। तो अपने पाल्य पुत्र, फोस्टर सन कौन होता है? जिसको जन्म नहीं देते, सिर्फ पालते हैं, तो वो फोस्टर चाइल्ड कहलाता है, और फोस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं पालने वाले। तो कौन पालता है? आपको मालूम है, पोलिबस ने पाला था इडिपस को। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम ऑफ पोलिबस। तो पोलिबस के राज्य का नाम क्या था? कोरिंथ था। फिर हु हैड किल्ड लियास। लियास को किसने मारा था? इडिपस ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम बिफोर द थीबियंस आफ्टर द डेथ ऑफ लियास। तो लियास की मौत के बाद थीबियंस की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? रिडल ऑफ स्फिंक्स। स्फिंक्स एक पहेली पूछती थी, और जो उसका जवाब नहीं दे पाता था उसको स्फिंक्स खा जाती थी। तो आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ बताई भी थी पहेली क्या थी, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो पूरे नाटक का, वो उनके लिए फिर से एक बार बता देती हूँ कि स्फिंक्स एक पहेली पूछती थी, वो कौन सी चीज़ है जो सुबह में 4 पैरों पर चलती है, दोपहर में 2 पैरों पर चलती है, और शाम को 3 पैरों पर चलती है। तो ज़्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, और स्फिंक्स उनको खा जाती थी। जब इडिपस आया तो इडिपस ने इस सवाल का जवाब दिया कि वो इंसान है। जब इंसान पैदा होता है तो अपने जब चलना शुरू करता है तो घुटनों के बल चलता है, यानी 2 हाथ और 2 पैरों का यूज़ करके चलता है, तो वो 4 पैर होते हैं। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो 2 पैरों पर चलता है। फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो साथ में लाठी लेकर चलता है, तो वो 3 पैरों पर चलता है। तो ये रिडल थी, सिंपल सी थी, लेकिन पता नहीं कि लोग इतने बुद्धिमान लोग थे थीव्स के, तब भी उनको समझ में नहीं आई। और इस सवाल का जवाब इडिपस ने दे दिया, और फिर स्फिंक्स ने सुसाइड कर ली। स्फिंक्स मर गई, और फिर इडिपस थीव्स का राजा बना, और आगे की बाकी सारी कहानी फिर पूरी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सॉल्व द स्फिंक्स रिडल एंड फ्रीड द पीपल। तो स्फिंक्स की पहेली किसने हल की और लोगों को आज़ाद किया? वो ये काम इडिपस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ लियास। लियास की मौत के बाद कौन गद्दी पर बैठा? अब यहाँ दे रखा है आंसर जोकास्टा, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। क्रियोन राज कर रहा था लियास के मरने के बाद। फिर देखिए, हु वॉज द ब्रदर इन लॉ ऑफ इडिपस। इडिपस का साला कौन था? तो इडिपस का साला क्रियोन था, जोकास्टा का भाई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट रिवार्ड डिड द पीपल गिव टू इडिपस फॉर हिज सॉल्विंग द रिडल। तो पहेली हल करने का इनाम क्या दिया थीव्स के लोगों ने इडिपस को? तो उसको किंगशिप दी, राजा बना दिया इडिपस को, और साथ में जोकास्टा भी दी, जो कि नहीं देनी चाहिए थी, और लेकिन फिर जो कुछ भाई होना था वो हुआ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे ऑफर हिम एज अ गिफ्ट। तो एक तोहफे के रूप में क्या दिया? तो रिवॉर्ड तो था किंगशिप, ये तो इनाम था,
और ये तोहफा है। रिवार्ड में और गिफ्ट में अंतर होता है। तो गिफ्ट के तौर पर उन्होंने जोकास्टा पकड़ा दी और उससे शादी करा दी। फिर व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ द पीपल व्हेन द प्ले बिगिंस, तो जब नाटक की शुरुआत होती है लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? तो जब शुरू होता है आपको याद होगा सबसे बड़ी परेशानी प्लेग है जो वहाँ फैला हुआ है, मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, फसलों में दाने नहीं हैं, है ना, फसलें या तो पहले ही मर जा रही हैं और अगर फसल उग भी आ रही है तो उनमें बालियों में दाने नहीं हैं। ये ऐसा प्लेग फैला हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट स्टेप हैड इडिपस ऑलरेडी टेकन फॉर द गुड ऑफ द पीपल, तो नाटक जब शुरू होता है लोग फरियाद लेकर आते हैं कि भाई प्लेग फैला हुआ है, इसका कुछ इलाज कीजिए, हमको इस समस्या से निजात दिलवाइए। तो इडिपस कहता है कि उससे पहले ही, आप लोगों के आने से पहले ही मैं कदम उठा चुका हूँ इस दिशा में। तो उसने क्या कदम उठा चुका था? वो कंसल्ट द ऑरिकल्स, तो वो ऑरिकल को कंसल्ट कर चुका था। क्रियोन को उसने वहां भेज दिया था पहले ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड इडिपस हैव, इडिपस के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। फिर हु हैड ऑर्डर्ड टू टेक द चाइल्ड अवे टू द फॉरेस्ट टू डाई, तो किसने आज्ञा दी थी कि बच्चे को जंगल ले जाओ जहां वो मर जाए? ये आज्ञा जोकास्टा ने दी थी। आया भी है जिक्र कि कैसी माँ थी जिसने अपने बच्चे को मरने के लिए भेज दिया, हालांकि उसने सही भेज दिया, बल्कि अपने हाथ से मार ही देना चाहिए था, तो ये सारा कुछ नहीं होता। लियास ने उसके पैरों को कूचा और उनको बांध दिया, इतना सब कुछ करने की बजाय मार ही देना चाहिए था अगर उन्हें इतना डर था। चलिए, तो यहाँ जोकास्टा आएगा इसका जवाब। वॉट डिड द शेफर्ड डू विद द बेबी इडिपस, अब शेफर्ड ने उस बच्चे इडिपस के साथ क्या किया? उसने मरने को नहीं छोड़ा, उसने क्या किया? गेव टू कोटियर ऑफ कोरिंथ, कोरिंथ के दरबारी को ये दे दिया उसने बच्चा, और देखो क्या बखेड़ा हो गया। फिर है हु हैड मेड द प्रोफेसी अबाउट द फ्यूचर ऑफ इडिपस, तो इडिपस के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी? वो ऑरिकल एट डेल्फी, तो डेल्फी के ऑरिकल ने की थी। फिर हु इज द ब्लाइंड प्रोफेट हुम इडिपस हैज कॉल्ड टू नो द नेम ऑफ द मर्डरर, तो हत्यारे का नाम जानने के लिए जिस अंधे प्रोफेट को बुलाया है इडिपस ने, इसका नाम ज़रूर याद रखिए, बहुत फेमस है। कई बार लिटरेचर में अलग से भी इसका जिक्र आता है, टी.एस. एलियट की पोइम्स में कई बार आया है टीयर्सियास का जिक्र। तो टीयर्सियास है जो अंधा प्रोफेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज इडिपस एक्यूजेशन अगेंस्ट टीयर्सियास, तो टीयर्सियास के खिलाफ इडिपस का आरोप क्या था? तो उसने हालांकि चीट, लायर ये भी आरोप लगाए हैं, लेकिन मेन आरोप गद्दारी का था, ट्रेचर। फिर हु अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी हैड कॉज्ड प्लेग इन थीव्स, तो प्रोफेसी के अनुसार थीव्स में प्लेग किसकी वजह से आया है ना, किसने पैदा किया है? तो प्रोफेसी ने क्या बताया, ऑरिकल ने क्या बताया? मर्डरर ऑफ लियास, के लियास के हत्यारे की वजह से ये प्लेग आया है। फिर व्हाट पनिशमेंट हैड इडिपस डिसाइडेड फॉर द मर्डरर, तो हत्यारे के लिए इडिपस ने क्या पनिशमेंट, क्या दंड निश्चित किया? तो इडिपस ने एग्जाइल यानी देश निकाले का दंड उसने सुनिश्चित किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड लियास बीन किल्ड, लियास की हत्या कहाँ हुई थी? तो लियास की हत्या ऑन द 3 रोड क्रॉसिंग, जहाँ 3 सड़कें मिलती हैं उस क्रॉसिंग पर, तिराहे पर हत्या हुई लियास की। 47th क्वेश्चन देखिए, व्हेन इडिपस केम टू नो अबाउट द प्रोफेसी व्हाट डिड ही डू, तो जब इडिपस को प्रोफेसी के बारे में पता चला तो उसने क्या किया? अच्छा, ये प्रोफेसी वो वाली है जब वो खुद ऑरिकल के पास पूछने जाता है ना। अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ ड्रामा तो आपको मालूम ही होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि जब कोरिंथ में था इडिपस, तो किसी ने मजाक में उससे कहा दारू पी के कि तुम तो पोलिबस और मेरोप के बेटे नहीं हो, मतलब जो माँ बाप हैं तुम्हारे वो सच्चे माँ बाप नहीं हैं, इन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया है। तो इडिपस ने पोलिबस और मेरोप से पूछा कि मैं क्या आपका बच्चा हूँ कि नहीं, तो पोलिबस और मेरोप ने उसको सच्चाई नहीं बताई, और बल्कि उस आदमी से नाराज हो गए जिसने इडिपस को ये कहा था कि इनका पाल्य बच्चा नहीं है। तो इडिपस फिर ऑरिकल के पास गया ये पूछने कि मैं पोलिबस और मेरोप का बच्चा हूँ कि नहीं। तो
ओरेकल ने भी उसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया, यही बता देते कि नहीं तुम इसके बच्चे नहीं हो या तुम किनके बच्चे हो, आधी अधूरी जानकारी देते हैं ओरेकल भी। तो ओरेकल ने बजाय उसके इस सवाल का जवाब देने के ये कहा कि तुम अपने पिता की हत्या करोगे और अपने माँ से शादी करोगे। अब जब उसने ये भविष्यवाणी सुनी तो एकदम घबरा गया कि ये क्या है, कोई भी घबरा जाएगा। तो वो वापस अपने घर ही नहीं गया लौट के, और कोरिंथ को छोड़ के वो थीब्स आ गया कि मैं दूसरे देश में रहूँगा, ऐसा होने की नौबत ही नहीं आएगी। जबकि थीब्स उसका असली घर था, और जहाँ आया यानी लियास और जोकास्टा वो उसके असली माँ बाप थे। तो ये सब कुछ हुआ। तो यहाँ उस भविष्यवाणी को जानने के बाद इडिपस ने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया क्वेश्चन में। तो उसने लेफ्ट हिज किंगडम, यानी कि उसने कोरिंथ छोड़ दिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी पीपल डिड लियास हैड इन हिज कंपनी टू द विजिट टू द ओरेकल ऑफ डेल्फी। तो लियास जा रहा था ओरेकल ऑफ डेल्फी, और उसके साथ कितने लोग थे, है ना। वहाँ जब जा रहा था तभी तो उसकी हत्या हो गई थी, रास्ते में इडिपस ने मार डाला। तो कुल 5 लोग थे, इंक्लूडिंग अ हेराल्ड। उसमें एक हेराल्ड भी था। जैसे आगे आगे चलते हैं, एक हेराल्ड होता है जो घोषणा करता है कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शहनशाह और आलम पधार रहे हैं, इस तरीके से घोषणा करता है। तो वो हेराल्ड भी उसमें शामिल था। ये याद रखिएगा कि हेराल्ड को मिलाकर 5 लोग थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी मैन हैड एस्केप्ड इन द किंग्स फाइट विद द मैन एट द क्रॉसिंग। तो जब लड़ाई हुई राजा से की और इडिपस की, तो उसमें कितने लोग बच पाए। तो टोटल 5 लोग थे राजा के साथ, और राजा को मिला के, लियास को मिला के हुए 6। तो उन 6 लोगों में से सिर्फ एक आदमी बचा, यानी कि 5 लोग मारे गए थे। कई बार ये वाला कंफ्यूजिंग सवाल आ जाता है। तो 4 लोग तो वो मारे गए, है ना, और लियास मारा गया, और एक आदमी बचा था। तो भूलिएगा मत और कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिर देखिए, हु डिड इडिपस सस्पेक्ट टू इंट्रीग अगेंस्ट हिम। तो इडिपस को किस पर शक होता है कि वो उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो इडिपस को क्रियोन पर शक होता है ना, लड़ाई भी होती है जैसा आपने देखा ही था। फिर नेक्स्ट, व्हाट डिड जोकास्टा डू व्हेन शी केम टू नो द रियलिटी। तब जब जोकास्टा को सच्चाई पता लगी तो उसने क्या किया, हैंग्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को फांसी लगा ली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहा है, हाउ डिड इडिपस पनिश हिमसेल्फ व्हेन द रियलिटी वॉज डिस्क्लोज। तो जब सच्चाई सामने आई तो इडिपस ने अपने आप को कैसे दंडित किया। तो जो सही जवाब है, गोज्ड हिज आईज। अब यहाँ पर ना गोज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, GAU लिख रखा है। ये गेज, ये तो गेज होता है, मतलब जो पैमाना होता है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, जो ट्रेन्स चलती हैं, तो वो तो एक माप होती है। लेकिन यहाँ पे होता है कूचना, मतलब घाव कर लेना, कोई सुई घुसा देना या सूजा घुसा देना और उससे घाव कर लेना। उसके लिए जो स्पेलिंग है वो GOUSE है। अब इन्होंने दोनों जगह गलत लिखी है, यहाँ भी ऑप्शंस में भी गलत लिखी है और यहाँ भी गलत लिखी है, तो आप सही याद रखिएगा। तो उसने अपनी आंखें कूंच के अंधी कर ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच माउंटेन वॉज बेबी इडिपस लेफ्ट टू डाई। तो किस पहाड़ पर बेबी इडिपस को मरने के लिए छोड़ा गया था। छोड़ा कहाँ गया, भेजा गया था कि उस पहाड़ पर छोड़ देना उसको। तो माउंट सिथेरॉन पर मरने के लिए भेजा गया था, हालांकि उसने छोड़ा नहीं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रिक्वेस्ट डज इडिपस मेक टू क्रियोन एट द एंड। यानी अंत में क्रियोन से क्या दरख्वास्त करता है इडिपस। तो इडिपस की इल्तिजा ये है कि उसको निकाल दिया जाए, थीब्स से बाहर निकाल दिया जाए, जो उसने खुद सज़ा मुकर्रर की थी अपराधी के लिए। तो वही वो करता है, टू बी एग्जाइल्ड, यानी मुझे थीब्स से बाहर निकाल दिया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ वरी फॉर इडिपस आफ्टर ही हैज़ बिकम ब्लाइंड। तो अंधा होने के बाद इडिपस की चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है उसकी बेटियां, बेटियों की उसे बहुत चिंता है।
वैसे भी पापा की परियां होती हैं बेटियां, पापा लोग बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर देखिए, हाउ डज क्रियोन बिहेव विद इडिपस आफ्टर ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। तो जब इडिपस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है तो क्रियोन उसके साथ कैसा व्यवहार करता है? सिंपैथेटिकली, है ना, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करता है, ऐसा नहीं बुरा व्यवहार नहीं करता। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू द कोरस रिप्रेजेंट इन द प्ले। तो जो इस नाटक में, इस प्ले में कोरस किसकी नुमाइंदगी करते हैं? तो कोरस रिप्रेजेंट करते हैं थीबन सिटीजन्स को, थीब्स के नागरिकों की नुमाइंदगी करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इडिपस। तो इडिपस शब्द का अर्थ है सूजा हुआ पैर, और जो ऑप्शंस हैं उनमें भी दे रखा है स्वॉलन लेग्स दे रखा है, हालांकि जो सही है स्वॉलन फुट होता है, सूझा हुआ पैर। तो अब फुट नहीं दे रखा तो हम लेग को ही मार्क कर देंगे। फिर देखिए, वाई वॉज इडिपस एंग्री विद टीयर्सियास। तो टीयर्सियास से नाराज क्यों था इडिपस? तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं फॉर ब्लेमिंग हिम। एक तो टीयर्सियास उसके ऊपर आरोप लगा रहा था कि लियास के हत्यारे तुम ही हो। फिर फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, पहले वो सच ही नहीं बता रहा था। फॉर कीपिंग साइलेंस, वो शांत था, उसने कहा था मैं नहीं बताऊंगा, तुम कितना भी कहो मैं नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यही पहला कारण तो ये होना चाहिए ना, फॉर कीपिंग साइलेंस। और फिर फॉर नॉट टेलिंग दैट, वो सच नहीं बता रहा था, और जब बोला भी तो ये बोला कि तुम ही हत्यारे हो, है ना, तुम ही जिम्मेदार हो जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। तो ये सारे ही वजहें थीं, तो सही जवाब ऑल ऑफ देम। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्ले ऑफ सोफोक्लीज। तो इनमें से सोफोक्लीज का नाटक कौन सा नहीं है? तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से गर्बोडक नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सोफोक्लीज मेड ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू। तो सोफोक्लीज ने महानतम योगदान दिया ग्रीक ट्रेजेडी में। फिर सोफोक्लीज वॉज अ ट्रू, सोफोक्लीज था एक सच्चा, कौन था? एथेनियन था। एथेनियन सिटी स्टेट आपके सिलेबस में है, कोशिश करूंगी उस पर जल्दी वीडियो अपलोड करने की। तो एथेंस जो महान बना इन्हीं लोगों की वजह से महान बना। सोक्रेटिस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल। वैसे उस पर कोई भी सवाल अगर आता है तो आप इन्हीं के इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो एक सच्चा एथेनियन था। फिर देखिए, हु वॉज द वाइफ ऑफ इडिपस। तो इडिपस की वाइफ जो कास्टा है, अगर क्वेश्चन आए हु वॉज द मदर ऑफ इडिपस तो भी यही जवाब रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज इडिपस यूज टू ब्लाइंड हिमसेल्फ। अपने आप को अंधा बनाने के लिए इडिपस किस हथियार का प्रयोग करता है? तो जो ऑप्शंस हैं उनमें है पिन्स ऑफ गोल्डन ब्रूचेस। तो ब्रूचेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है ना, BROA दिया हुआ है, जबकि आपने ड्रामा मेरे साथ पढ़ा है वहाँ भी स्पेलिंग क्या थी? BROOCHES। और यहाँ दोनों ही जगह देखिए ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, और आंसर देखा है वहाँ भी स्पेलिंग गलत है। तो गोल्डन ब्रूचेस से उसने अपनी आंखें अंधी कर ली थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 65, सोफोक्लीज वॉज इलेक्टेड स्ट्रेटेजिस्ट ब्लैंक स्पेस टाइम्स। तो कितनी बार उसको स्ट्रेटेजिस्ट चुना गया था? ये एक आर्मी की पोस्ट होती है, हालांकि सोफोक्लीज कोई सैनिक नहीं था, आर्मी में उसने कभी कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाई, वो तो एक लेखक था, लेकिन फिर भी उसको स्ट्रेटेजिस्ट चुना गया 2 बार, है ना, ट्वाइस। फिर क्वेश्चन नंबर 66, इन व्हाट कैपेसिटी डिड सोफोक्लीज सर्व एज अ मिलिट्री कमांडर। तो एक मिलिट्री कमांडर होता है स्ट्रेटेजिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया आर्मी की एक पोस्ट होती है, तो स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में उसने भूमिका निभाई। फिर क्वेश्चन नंबर 67, विच कंटेम्परेरी ड्रामेटिस्ट हैड सोफोक्लीज डिफीटेड एट द कॉम्पिटिशन व्हेन ही वाज जस्ट 28। ये पहले भी आ चुका है सवाल, रिपीट हो गया है। तो 28 साल की उम्र में उसने एस्काइलस को हराया था। चलिए एक बार फिर से आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना, एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इन विच ईयर हैड द सिसिलियन डिजास्टर टेकन प्लेस। तो सिसिलियन डिजास्टर कब हुई? तो ये एक युद्ध था जिसमें सिसिली को एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया गया।
तो ये 453 BC में हुआ सिसिलियन डिजास्टर। हु वॉज द क्लोजेस्ट लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ सोफोक्लीज। तो सोफोक्लीज का पूरी जिंदगी घनिष्ठ मित्र कौन रहा? हेरोडोटस। मैंने आपको पहले बताया भी था, हेरोडोटस का जिक्र किया था, है ना। वो उसने ही बताया है कि सिकंदर जीता था और पोरस हारा था। हम उसी का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं, जबकि मुझे इसमें पूरा शक है। फिर देखिए, व्हाट इज मेंट बाय प्रोबोलोई। तो प्रोबोलस ये स्पेलिंग होती है, तो यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत है। प्रोबोलस ये एक स्पेशल कमांडर होता है, एक पोस्ट होती है। तो जो सिंगुलर है वो प्रोबोलस है, और फिर PROBOULOI कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, है ना। तो स्पेलिंग थोड़ी सी ये है। प्रोबोलस का मतलब होता है स्पेशल कमांडर। फिर व्हाट वर द पावर्स ऑफ एन स्ट्रैटेजिस्ट। तो एक स्ट्रैटेजिस्ट की पावर्स क्या थी, शक्तियाँ क्या थी? वो एक मिलिट्री कमांडर था, पहले भी जिक्र हो चुका है, इसका रिपीटेशन है। सोफोक्लीज वॉज प्रमोटेड एज आफ्टर सिसिलियन डिजास्टर। तो सिसिलियन डिजास्टर के बाद वो प्रोबोलस, फिर भी यहाँ पे स्पेलिंग वही गलत कर दी है, तो उसको प्रोबोलस के तौर पर उसको प्रमोट किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पजेस द पावर टू रीड द माइंड ऑफ अपोलो। तो अपोलो का दिमाग पढ़ने की ताकत किसके पास थी? तो टीयर्सियास के पास थी। वो उसी ने बताया कि अपोलो क्या कहना चाह रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एल्डर डॉटर ऑफ इडिपस। तो इडिपस की बड़ी बेटी का नाम इस्मीन था। फिर क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, फ्रॉम विच बुक डिड इडिपस रिसाइट इन द कोर्ट टू प्रूव हिज सैनिटी। यानी सैनिटी होता है मतलब दिमाग सही है, इनसैनिटी पागलपन होता है। तो मैंने पहले भी जिक्र हो चुका है कि सोफोक्लीज के बेटे ने ये आरोप लगाया था, उस पर मुकदमा चलाया कि मेरे पिताजी पागल हो गए हैं और अब इनका सारा जो रुपए पैसे का हिसाब किताब है वो मुझे दिया जाए, वो नहीं रख सकते अपने दौलत का हिसाब किताब। तो अपनी सैनिटी को साबित करने के लिए कोर्ट में इडिपस ने कुछ लाइनें पढ़कर सुनाई अपने नाटक इडिपस एट कोलोनस से। तो इडिपस एट कोलोनस के बारे में जिक्र पहले आ चुका है, ये उसका लास्ट प्ले है, और इस प्ले को वो लिख रहा था उस वक्त, और वो लाइनें पढ़कर सुनाई और उसने ये कहा, साबित किया कि मैं पागल नहीं हूँ और मेरे बेटे का आरोप गलत है। और एक बड़ा उसका फेमस स्टेटमेंट है कोर्ट में जो उसने दिया, इफ़ आई एम सोफोक्लीज आई एम नॉट सेनाइल। यानी अगर मैं सोफोक्लीज हूँ तो मैं पागल नहीं हूँ। इफ़ आई एम सेनाइल आई एम नॉट सोफोक्लीज। अगर मैं पागल हूँ तो मैं सोफोक्लीज नहीं हूँ। तो ये उसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो उसने कोर्ट में दिया था अपने बेटे के खिलाफ, और उसने साबित किया कि वो पागल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजिटिमेट सन ऑफ इडिपस। इडिपस ये गलत है क्वेश्चन, इडिपस नहीं, या सोफोक्लीज आएगा, है ना। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कोई भी किताब उठा लो गलतियों की भरमार होती है। यहाँ पर सोफोक्लीज कर लीजिएगा, सोफोक्लीज के लेजिटिमेट सन का नाम पूछा है, तो ईओफोन सोफोक्लीज का लेजिटिमेट सन था। फिर वेयर डू द सोल्स ऑफ द डेड लिव। यानी जो मरे हुए लोग हैं उनकी आत्माएं कहाँ रहती हैं? मरने के बाद वो अंडरग्राउंड चली जाती हैं और उस जगह को बोला जाता है हेड्स। फिर हु कर्सेस इडिपस, कौन श्राप देता है इडिपस को? दैट ही विल बी ह्यूमिलिएटेड एंड टर्न्ड आउट ऑफ थीव्स ब्लाइंडेड। कि तुम्हारा, जैसे तुम आज मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हारा भी अपमान होगा और तुम्हें थीव्स से बाहर अंधा करके निकाला जाएगा। तो ये श्राप उसको टीयर्सियास ही देता है। आपको याद होगा लड़ाई हुई थी खूब अच्छी खासी। फिर क्वेश्चन नंबर 79, टिल यस्टरडे, कल तक, यू वर अ सोर्स ऑफ लाइट, तुम रोशनी का स्रोत थे। फॉर मी, मेरे लिए, बट नाउ, लेकिन अब, यू हैव बिकम, तुम बन चुके हो, अ नाइट ऑफ एंडलेस डार्कनेस, यानी अंतहीन अंधेरे की रात।
हु इज़ यू इन दिस डायलॉग, तो इस डायलॉग में यू कौन है, इडिपस है। फिर हु मोरलाइजेस, कौन ये मतलब मॉरल तरीके से कहता है, नैतिक तरीके से कहता है, नन कैन बी कॉल्ड हैप्पी, यानी किसी को भी खुश नहीं कहा जा सकता, है ना। ये बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट था, मैंने कहा भी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी खुश नहीं कहा जा सकता until that day, उस दिन तक, when he carries his happiness, जब वो अपनी खुशी को लेकर जाए down to the grave, अपनी कब्र में in peace, शांति से। तो मौत के दिन तक, जब तक आदमी दफन नहीं हो जाता कब्र में, या फिर हमारे हिंदू धर्म में तो जलाया जाता है, तो जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, जल नहीं जाता चिता में, और तो उस दिन तक उसको खुश नहीं कहा जा सकता, है ना। मान लीजिए आज हम खुश हैं, आज हमारे पास सब कुछ है, कल भूकंप आ जाए, कल कोई अटैक हो जाए, कल कुछ भी हो जाए, है ना, तो कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है, लाइफ इतना ज़्यादा अनसर्टेन है। तो ये कथन है कोरस का, इडिपस रेक्स में कोरस ये बात कहता है। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जैसा हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, एक बार ड्रामा ज़रूर पढ़िए, भले ही आपका MCQs बेस्ड एग्ज़ाम हो। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।